सबसे पहले नवरात्रि और रमजान की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी कुछ दिन पहले ही हिंदू नववर्ष की का भी हम लोगों ने मनाया और चेटी चंद महोत्सव भी मनाया, उसकी भी बधाई। अच्छा, मैं इससे बात कर लूं। वैसे लखनऊ में पत्रकार वार्ता करना मतलब एक छोटी मोटी आम सभा जैसी हो जाती है। ये ठीक नहीं है, इससे कर लें। खुला हुआ है, थोड़ा जोर से बोलना है। अब आई आवाज जी। आदरणीय साथियों, पिछले महीनों में जो घटनाक्रम हुआ है और उसके कारण से पूरा देश उद्वेलित है। आप सब जानते हैं, जनवरी महीने में एक घटना हिडनबर्ग की हुई और उन्होंने एक पेपर रिलीज किया और हमारे देश के सबसे बड़े अमीर और दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर की संपत्ति में इतनी गिरावट आई कि शेयर बाजार को अनेक बार बंद करना पड़ा बीच में। उसके बाद 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल जी का भाषण होता है, राज्यसभा में खड़गे जी का भाषण होता है। आप सबको पता है, उसे विलोपित कर दिया गया। राहुल जी ने 3 सवाल पूछे थे, उन तीनों सवालों के जवाब तो नहीं आए। पूरा देश ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे तो इसका उल्लेख जरूर होगा, लेकिन अडानी के बारे में एक शब्द भी सत्ता पक्ष की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। उल्टा राहुल जी के भाषण को ही एक्सपंज कर दिया गया। बाहर में भी चर्चा होती रही, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। आपने देखा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा को सत्ता पक्ष के द्वारा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक सप्ताह भर चलने नहीं दिया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसके बाद उस घटनाक्रम जो 13 अप्रैल 2019 को राहुल जी ने कोलार में जो भाषण दिया था, उसके खिलाफ में कर्नाटक में भाषण दिया था और सूरत के कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद खुद ही जो आयोजक है उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया और 7 फरवरी का भाषण और 16 फरवरी को याचिका वापस ली गई। 27 फरवरी को कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है और 17 मार्च को निर्णय रिजर्व कर लिया जाता है और 23 मार्च को निर्णय का अदालत का जो फैसला है उसमें राहुल जी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जो कि अधिकतम। और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी। सवाल कहां था? अडानी का। अडानी कितने बार प्रधानमंत्री के साथ विदेश गए, डिफेंस में जो चीनी नागरिक है उसके साथ मिलकर काम किया गया। तीसरी बात यह है कि सेल कंपनियों को पैसे कैसे रूट हुआ,
और अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए? इन सवालों के जवाब न भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, न ही प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि अडानी पे हमला भारत पर हमला है और इस मुद्दे को लगातार दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। आपने देखा होगा, आप सब बुद्धिजीवी हैं, कि दुनिया में जो तानाशाह है उसकी लंबी सूची है, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी से लेकर किम जोंग तक। और इन लोगों के काम करने के ढंग से हम सब परिचित हैं। फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, वो सब उपलब्ध है। दो काम इनके होते हैं, एक तो वह इस बात से बहुत डरता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। डरता इसलिए है कि लोग डरना बंद ना कर दें, और दूसरा वह अपने विरोधियों के मुंह बंद कर देना चाहते हैं, चुप करा देना चाहते हैं, और बात नहीं बनती तो रास्ते से हटाने के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं। और इतिहास में इस घटना से हम सब वाकिफ हैं। आज देश में कुछ इसी प्रकार के घटनाएं हो रही है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश, जितने भी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग और अपने विरोधियों को दमन करने के लिए वो किसी स्तर पर जा रहे हैं, ये हमने देखा। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि बीएस मुंजे जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, ये मुसोलिनी से ये सीखने गए थे ये तानाशाही किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। और आज जब हम अमृत महोत्सव, प्रजातंत्र का अमृत काल मना रहे हैं, और ऐसे में लोकतंत्र के गला घोटने की कार्रवाई और विरोधियों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब न देते हुए उसे डिस्क्वालीफाई करना, उसे दबाना, उसे डराना, धमकाना, वो सब जो चल रहा है ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह देश, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, और इसमें इस आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी है, लंबी लड़ाइयां लड़ी है, और लोकतंत्र पे आंच आए तो हम सब उठ खड़े होते हैं। पूरे देश में हर जगह इसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दल के लोग भी इस घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं। मेरा तो सीधा कहना है, तो इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवां क्यों लूटा। अडानी जी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है। राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये आईसीसी में मैं भी वहां उपस्थित था। गहलोत जी, वेणु जी, जयराम रमेश जी भी साथ में थे, प्रियंका जी भी थी, लेकिन किसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और इसी प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच में लखनऊ आए हैं, और इन सवालों का जवाब हमें लेना है कि आखिर 20,000 करोड़ किसका था, क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सेल कंपनियां किसकी थी। और दूसरी बात, जब ये कंपनी के लगातार शेयर गिर रहे थे और 60% तक गिर गया, तब हमारे एसबीआई के, एलआईसी के पैसे किसके आदेश पर अडानी के कंपनियों में लगाया जा रहा था। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नेता हैं,
उनसे हम लेना चाहते हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। राहुल जी को बचाने की जरूरत नहीं है। राहुल जी खुद देश के युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की आवाज बन चुके हैं। राहुल जी 4.5 महीना भारत यात्रा किए, महंगाई, बेरोजगारी और समाज में जो खाई है उसे पाटने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। सवाल राहुल जी का नहीं है, सवाल देश का है। और सवाल इस बात का है कि अडानी से प्रधानमंत्री जी के संबंध और अडानी ने जो सेल कंपनी है उसके पैसे कहां, किसने लगाया, क्यों लगाया, और लोगों को जो पैसा LIC और SBI का जो लगा है उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। देखिए 2 तरीके हैं इसके। यही तो तानाशाही रवैया है कि सदस्य जो बोलने वाले हैं उसको मुंह बंद कर दो, लोकसभा में उसके भाषण के एक्सपंज कर दो, लगातार लोकसभा को बाधित करो और अब उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन राहुल जी की आवाज आप बंद नहीं कर सकते। राहुल जी की आवाज आम जनता की आवाज बन चुकी है। एक तरफ न्यायालय की लड़ाई है, वो हमारे लीगल सेल के लोग हैं, वो उस लड़ाई के लड़ेंगे। दूसरी जो लड़ाई है, अडानी का जो मुद्दा है, जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ जो डूब गया, ये लड़ाई जनता के बीच में जाके हम लड़ेंगे। अभी खाबरी जी के नेतृत्व में लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ, अब इसको निचले स्तर पर हम ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे। सत्याग्रह पूरे दुनिया को कांग्रेस ने सिखाया। ये तो अंग्रेजों के और मुसोलिनी के मानने वाले हैं। हमारी पार्टी है वो परंपरागत पार्टी है जो देश के ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने जो कुछ दिया वो सब हमारे पार्टी के संविधान में है। ये लोग मुसोलिनी से यही सीख के आए, जो विरोधी है, जो आपके असहमत है, उसे कुचल दो, दबा दो। असहमति का कोई स्थान इनके कार्यों में नहीं देखने को मिलेगा, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। 2024 अभी बहुत दूर है। अभी इस बीच में न्यायालय के भी दरवाजा है और दूसरा जनता के भी दरबार में हम जाएंगे। अब इसमें ये बात बताइए, पिछड़े कहां से आ गए? जैसे मैं बघेल सरनेम लिखता हूं, यहाँ और दूसरी जाति के लोग बघेल लिखते हैं। मेरे यहाँ तो अनुसूचित जाति के भी लिखते हैं, जनजाति के भी लिखते हैं, अपर क्लास में भी लिखते हैं, पिछड़ों में भी लिखते हैं। और मोदी सरनेम की बात आप करें, पहला जो राज्यपाल था आपके उत्तर प्रदेश में, मोदी जी, वो पारसी थे। उसके बाद आप देख ले पीलू मोदी, वो पारसी थे। मुसलमान में भी पारसी लिखते हैं। और ये नीरव मोदी और ललित मोदी, कम से कम ये तो पिछड़े में नहीं आते। तो सरनेम लिखने से किसी की जाति का पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू बता ये कारवां क्यों लूटा। और एक चीज है, एक बात, अब उत्तर प्रदेश में हूं, अखिलेश यादव जी जैसे सत्ता से हटे, बंगला खाली हुआ, वो तो पिछड़े वर्ग के थे ना। बंगले को गंगा जल से किसने शुद्ध कराया? यदि इतना प्रेम था पिछड़ों से, और मैं तो पिछड़े जाति को हूं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रमन सिंह, मुझे छोटा आदमी कहते हैं। इसके यहां भाई राजेश तिवारी के एक उपचुनाव हुआ अभी, वहां मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित किया। तो पिछड़ों के बारे में इनकी सोच क्या है? और अभी तक की जाति जनगणना क्यों नहीं कराए? अभी आपके उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव क्यों रुके हुए हैं? भारत सरकार 2021 में जनगणना जो हो जाना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, क्यों नहीं कराए? 2021 आज 2023 आ गया। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अडानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए सारे कवायद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है
जो राहुल जी ने पूछा पीछे से। इस घटना के बाद तो सारे विपक्ष एक हो गए हैं। अब भविष्य में क्या होगा उसके बारे में नहीं कर नहीं, एक एक करके लेंगे। मयूर आप सवाल ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए। ये नहीं सुन, तो न्यायालय का फैसला है, उसमें मुझे क्या करना है। न्यायालय फैसला, देखिए न्यायालय के फैसला का हम सब सम्मान करते हैं। न्यायालय के इसीलिए संविधान में व्यवस्था है, आप यदि निचली अदालत से सहमत नहीं है ऊपरी अदालत में आप अप्लाई करेंगे, उससे नहीं है हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये व्यवस्था है ना। मयूर जी आपका सवाल हो गया। अकेले मत पूछिए, दूसरे को मौका दीजिए। जी देखिए, इसमें भी अलग अलग मत है। आप जो कह रहे हैं ना, कोर्ट ने आदेश दिया अधिकतम सजा, आज तक के अधिकतम सजा आपराधिक मानहानि में इससे ज्यादा अभी तक किसी की नहीं हुई जो इसमें किया गया, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल का सजा होना जरूरी है। यदि 1 साल, 1 मिनट सुनने दीजिए ना भाई, इनका जवाब आने दीजिए। यदि वो 1 साल होता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अधिकतम 2 साल की जो सजा है उसको दिया गया। दूसरी बात यह है कि अभी मैं कल ही देख रहा था, आचार्य जी जो लोकसभा के सचिव थे, बैठ जाए, उन्होंने कहा कि कोर्ट आदेश देती है, फैसला सुनाती है, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना है वो राष्ट्रपति के अधीन है। यदि विधायक है तो राज्यपाल के। लेकिन यहां हुआ क्या कि 23 तारीख को फैसला होता है, 24 तारीख को वो तो वहां लोकल लैंग्वेज डिसीजन दिया गया, उसको अपलोड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन उसको आना भी है। लेकिन 24 घंटा नहीं बीता, 23 तारीख को फैसला हुआ, 24 तारीख को यहाँ आदेश हो गया, वो अयोग्य करार दी गया। ये किसके साथ खड़ी होगी उसकी बात नहीं है। कांग्रेस सत्य के साथ खड़ी है, अन्याय के खिलाफ है। मैं सुन लिया आपकी बात, आप बताएं। मैं आपकी बताया ना, मैं सत्य के साथ, कांग्रेस सत्य के साथ है। कौन बोलता है भाई, वो जनता के बीच में है। देख राहुल जी जब पद यात्रा शुरू किए, आप जोधपुर जो चिंतन शिविर है उसमें क्या बात हुई? उसमें यही बात हुई कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और ऐतिहासिक पद यात्रा, मैडम रिपीट मत करिए, है ना, आपने सवाल पूछ लिया। तो ऐतिहासिक पद यात्रा उन्होंने की और जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, देश के सवाल हैं, उसे बेखौफ होके राहुल गांधी वो शख्स हैं जो पूरे देश को कहते हैं डरो मत, और उसको डराने की कोशिश की जा रही है। उस व्यक्ति को कहते हैं पूरे देश को कि डरो मत, और उसे डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी उस मिट्टी के बने हैं कि इस प्रकार की गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। वो उस परिवार से आते हैं जो आनंद भवन को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई का केंद्र बनाया, पूरे देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, प्राणों तक की आहुति दी। उससे एक जो शासकीय भवन है उसके प्रति एक मेमोरी है, वहां तक ठीक है, लेकिन उस भवन से के प्रति इतना मोह भी नहीं है कि छोड़ ना सके। उन्होंने उसके पुरखों ने पूरी संपत्ति लुटा दी, जान तक कुर्बान कर दी। उसके बारे में एक आध मकान की बात करेंगे आप? लोकसभा में तो जवाब दे नहीं पाए, इस कारण से सदस्यता रद्द करवा दी। अब वो अडानी की बात छोड़ के वो पिछड़ों की बात आ गई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव पिछड़े नहीं क्या? बांग्लादेश क्यों गंगा जैसे साफ करा है? मैं पिछड़ा नहीं हूं क्या कि मुझे कुत्ता बिल्ली कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी क्या? और नीरव मोदी और ललित मोदी कौन से पिछड़े में आते हैं? और मोदी सरनेम के लोग हर वर्ग में मिलेगा आपको पारसी भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, हिंदू मिलेगा, अपर क्लास में मिलेगा, पिछड़ों मिलेगा। तो ये किसकी मुद्दा बना रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए अडानी के बारे में। एक सवाल आप पूछ लीजिए अडानी के बारे में। श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। जहां जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हिमायती हैं, वो निश्चित रूप से इस बात की चिंता करेंगे। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा
एकत्रित की, उसके आयोग बनाए, पटेल आयोग बना। उन्होंने 3 साल काम किया और क्वांटिफाइबल डाटा मतलब हेड काउंट हमने कराया, भारत सरकार जनगणना नहीं कराई और उसी आधार पर ओबीसी को 27% और हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 4% का आरक्षण दिया है। और यदि ये सही में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का इतना हितैषी है तो हमारा आरक्षण बिल 2 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के